हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज की डेट है 11th जनवरी और 11th जनवरी 2022 का हम द हिंदू न्यूज़पेपर का यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन तीन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। पहला तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। इस पे हम डेली पीडीएफ पोस्ट करते हैं इन लेक्चर्स की। साथ में क्विज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो भी हम करंट अफेयर्स आज डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं पोस्ट करती हूँ आज ही। और इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ पोल्स देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट करती हूँ। मैं आपके सजेशंस लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंग हम अपने चैनल के आगे की कहानी लिखते हैं। आगे सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो, ये जो पीडीएफ है इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोनों पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। एवरी डे 5 PM पे हम इसको पोस्ट करते हैं। इसकी लिंक भी आपको मैं दे दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक देना हो रिगार्डिंग यूपीएससी, आप मुझसे इस मेल आईडी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। और ट्विटर पे मैं आपको इस नाम से मिल जाऊंगी, उस पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, आगे बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों के मुझे मेल्स आ रहे थे कि हम आजकल टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी नहीं लाते। तो पिंच ऑफ पॉजिटिविटी डेली पोस्ट होती है। आप देख सकते हो हमारे चैनल पे 7:30 AM पर एक शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं वो पोस्ट करती हूँ। आज मैंने वो पोस्ट नहीं की है क्योंकि आप जाके देखना हमारे कम्युनिटी टैब पे मेरे थ्रू आपके लिए एक मैसेज है। मैंने आपके लिए वहां पे एक मैसेज छोड़ा है, तो कंसिडर दैट एज अ पिंच ऑफ पॉजिटिविटी फ्रॉम माय साइड टू यू टुडे। ऑलराइट, आगे बात करते हैं हम। हमारा पहला GS1 में हमारे पास कुछ भी नहीं है। GS2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में कजाकिस्तान इशू के बारे में होलिस्टिकली। देन हम देखेंगे चाइना लंका टाइज के बारे में। पॉलिटी में हम देखेंगे CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स के बारे में। देन कृष्णा रिवर डिस्प्यूट के बारे में देखेंगे। सोशल जस्टिस में हम देखेंगे स्कॉच अवार्ड के बारे में। GS3 में हम इकोनॉमी में देखेंगे 2 लाख मोर जॉब्स के बारे में। एंड GS4 में हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आज हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं, इसीलिए मैं आज का एडिटोरियल नहीं ले पाई। आज का एडिटोरियल इज रिलेटेड विद द इंटरनेशनल रिलेशंस न्यूज, तो इसको मैं कल लूंगी। ऑलराइट, तो देखो, पहले आर्टिकल के साथ हम शुरू करते हैं। MHA सीक्स मोर टाइम टू फ्रेम CAA रूल्स। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि हमको और टाइम चाहिए CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए रूल्स बनाने में। तो देखो, ये इनकी थर्ड एक्सटेंशन था इनकी टाइमलाइन का। इन्होंने बोला था, थर्ड टाइम इन्होंने एक्सटेंशन लिया था कि हमको रूल्स बनाने के लिए टाइम चाहिए। और वो 10th जनवरी तक ये जो टाइम था ये खत्म हो गया। अब आज 11th जनवरी है और इन्होंने और टाइम मांगा है पार्लियामेंट से। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा CAA के बारे में जानते हैं। तो देखो, CAA क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, और नहीं पता तो सुना तो जरूर होगा। तो देखो यहाँ पे CAA क्या है। CAA का ऑब्जेक्टिव था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का ऑब्जेक्टिव था इंडियन सिटीजनशिप देना उन लोगों को जो माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं और जो दूसरे देशों से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो देश पाकिस्तान सॉरी जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं, और जो इन कम्युनिटी यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन इन कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने वहां पे इन तीनों देशों पे रिलीजियस परसिक्यूशन फेस किया है, इन माइनॉरिटीज को इंडिया में सिटीजनशिप दी जा सकेगी CAA के अंतर्गत। ये इसका ऑब्जेक्टिव था। ओके, अब यहाँ पे ये भी कहा गया है, दोज फ्रॉम दीज कम्युनिटीज हु हैड कम टू इंडिया टिल December 31, 2014 facing religious persecution in their respective countries will not be treated as illegal immigrants but given Indian citizenship। तो जो भी लोग इन कम्युनिटीज से बिलोंग करते हुए, कौन कौन सी हैं? हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन, 6 कम्युनिटीज हैं। इन कम्युनिटीज से बिलोंग करने वाले, इन तीन देशों से आने वाले जो माइनॉरिटीज हैं जिनके ऊपर रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है इन तीन देशों में, उनको यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन एक थ्रेशोल्ड डेट है यहाँ पे, जो कि है December 31, 2014। इससे पहले जो लोग भी आ गए हैं उनको यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं ट्रीट किया जाएगा, उनको यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी। ऑलराइट, द एक्ट प्रोवाइड्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मे कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ OCIs ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो यहाँ पे इनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है कुछ सर्टेन ग्राउंड्स पे। ये किसके हाथ में है? ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शन भी हैं। ये जो एक्ट है ये 6th शेड्यूल के एरियाज पे नहीं लगता है। ठीक है, आपको पता है हमारे देश में, हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा 6th शेड्यूल जो है, 6th शेड्यूल किसकी बात करता है? ट्राइबल एरियाज की बात करता है।
तो सिक्स्थ शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय। इसको आप AMTM के थ्रू याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे A स्टैंड फॉर असम, M स्टैंड फॉर मिजोरम, T स्टैंड फॉर त्रिपुरा एंड M स्टैंड फॉर मेघालय। ये 4 स्टेट्स में जो जो भी ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे सिक्स शेड्यूल लागू होता है वहां पे ये CAA लागू नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे इनर लाइन परमिट वाला जो भी सिस्टम यहाँ पे जहां जहां पे भी लागू होता है वहां पे भी ये CAA लागू नहीं होगा। ये इनर लाइन परमिट क्या है ये मैं फिर से नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपसे कल परसों ही पूरा कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन किया था। तो इनर लाइन परमिट जो है ये कहाँ से आया है? पुराना हमारा जो लॉ था कॉलोनियल एरा का, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, उसके अंतर्गत ये आया है। चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये लागू है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये लागू है, इसके अलावा लक्षद्वीप में भी लागू है। यहाँ पे क्या होता है कि मेनलैंड इंडिया से अगर आपको इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहां जहां पे भी ये लागू है उनमें अगर आपको जाना है तो आपको पहले एक परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ पे, और इस परमिशन का नाम होगा इनर लाइन परमिट। ये परमिशन आपको स्टेट गवर्नमेंट यहाँ की देगी। तो जहां जहां पे भी ये इनर लाइन परमिट वाला सिस्टम लागू है वहां वहां पे भी ये CAA जो है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इश्यूज है CAA को लेकर, क्यों इतना बवाल मचा था? ये वाला जो एक्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको लेकर इतना बवाल क्यों मचा था? तो देखो यहाँ पे पहली चीज, ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक टेनेट्स को यहाँ पे वायलेट करता है। इलीगल इमिग्रेंट्स को हम यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, जबकि हम खुद एक सेक्युलर नेशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा प्रियम्बल ये बताता है कि हम एक सेक्युलर नेशन है, फिर भी हम इलीगल इमिग्रेंट्स को रिलीजन के बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हम लेकर आए हैं, इसमें जो हम सिटीजनशिप दे रहे हैं इमिग्रेंट्स को, उसके कारण हो सकता है कि हमको एक डेमोग्राफिक थ्रेट देखने को मिले, हमारी जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं वो अंडर डेमोग्राफिक थ्रेट आ जाए। इसके अलावा यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स को एलिजिबल बना दिया जाता है सिटीजनशिप के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे रिलीजन, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे आप इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ पे सिटीजनशिप दे रहे हो, तो ये आर्टिकल 14 के भी अगेंस्ट जाता है, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट जाता है। अगर आपको सिटीजनशिप देनी है तो सबको दो, वरना किसी को मत दो। तो यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे ये देना ये गलत मान रहे हैं कुछ हमारे जो सेक्शन है ऑफ द सोसाइटी वो। ठीक है, कुछ एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि ये चीज आर्टिकल 14 के तहत ये चीज गलत है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो है नेचुरलाइज करने की कोशिश करता है, ये जो एक्ट है ये सिटीजनशिप को, इलीगल इमिग्रेंट्स की जो सिटीजनशिप है उसको नेचुरलाइज करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे जो OCI रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर सकते हैं आप ऑन द फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ। तो ये जो है एक बहुत वाइड ग्राउंड है कि आप किसी भी बेसिस पे यहाँ पे किसी भी वायलेशन के बेसिस पे इनकी सिटीजनशिप को खत्म कर सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर दे दी गई है इस एक्ट के अंतर्गत, ये कहना है कुछ लोगों का, कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का। ऑलराइट, अब देखो वापस आते हैं हम न्यूज पे। यहाँ पे ये कहा गया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ रूल्स लगेंगे, कि बेसिक रूल्स क्या होंगे। ये चीज यहाँ पे जरूरी थी, क्योंकि जब तक रूल्स नहीं होंगे तब तक ये एक्ट जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ये चीज कही गई थी कि जनवरी 10 तक हम यहाँ पे रूल्स बना लेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करवाना शुरू कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि थर्ड और जो लेटेस्ट एक्सटेंशन था वो भी एक्सपायर हो गया, और अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके रिगार्डिंग रूल्स जो है वो लेकर नहीं आई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ पे ये कहा है कि यहाँ की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कहा है कि हम एक और बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमको एक और बार ये दे दो, थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि हमारा जो पूरा टाइम है वो पूरा का पूरा अभी इलेक्शन वगैरह में जा रहा है, तो इसीलिए हम चाहते हैं थोड़ा सा आप हमको और टाइम दे दो, जिसके थ्रू हम यहाँ पे प्रॉपरली रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकें, फ्रेम कर सकें। और यहाँ पे ये जो कमिटी है ये कमिटी इन द लोकसभा है। ठीक है, और इन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको और दे सकते हैं, इसके बारे में बातचीत अभी होगी। ऑलराइट, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे सेपरेट रिक्वेस्ट भी करी है 2 कमिटीज बनाने की। ऑलराइट, और इसमें देखो एक चीज आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे एक मैनुअल होती है, मैनुअल ऑन पार्लियामेंट्री वर्क्स। तो ये मैनुअल ऑन पार्लियामेंट्री वर्क्स है, ये जो है एक्सटेंशन देती है, ये काम करती है कि मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स किस तरह से रूल्स बनाएंगे नहीं बनाएंगे, अगर वो रूल्स नहीं बना पा रहे हैं तो उनको एक्सटेंशन देती है ये मैनुअल ऑन पार्लियामेंट्री वर्क्स। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो पार्लियामेंट्री वर्क्स वाली जो मैनुअल है ये मैक्सिमम 3 महीने का टाइम देती है, लेकिन यहाँ पे सरकार को 6-6 महीने का टाइम मिला है, फिर भी यहाँ पे रूल्स नहीं बन पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेजर चीज आपको जानने जैसी थी कि रूल्स अभी तक नहीं बने हैं, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन इसका अभी तक नहीं हो पाया है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की।
एक छोटा सा इशू है स्कॉच अवार्ड को लेकर। तो देखो यहाँ पे एक स्कॉच अवार्ड होता है। ये स्कॉच अवार्ड 2003 से चल रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इसको 2003 में किया गया था। ये स्कॉच अवार्ड क्या करता है, पीपल, प्रोजेक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे एक अवार्ड देता है, इनको रिकॉग्नाइज करता है जब ये इंडिया को एक बेटर नेशन बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है, ये स्कॉच ग्रुप जो है, ये जो है बेस्ट एफर्ट्स के लिए अवार्ड देता है, डिजिटल, फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल, फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन के लिए, गवर्नेंस के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, टेक्नोलॉजी में एक्सीलेंस के लिए, चेंज मैनेजमेंट के लिए, कॉर्पोरेट लीडरशिप के लिए, गवर्नेंस के लिए, सिटीजन सर्विस डिलीवरी के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, एम्पावरमेंट और इस तरह के सारे जो इश्यूज हैं उनके लिए यहाँ पे अवार्ड्स देता है, रिकॉग्नाइज करता है सभी के कॉन्ट्रीब्यूशन को। अब यहाँ पे स्कॉच अवार्ड किसको मिला है, तो देखो यहाँ पे मिशन परवरिश, ये मिशन परवरिश कहाँ पे चल रहा था, असम में चल रहा था। और इसका काम क्या था, ये माल नरिशमेंट जो है वहाँ के बच्चों में, उनको कर्व करने के लिए, उनको कॉम्बैट करने के लिए यहाँ पे ये मिशन परवरिश चलाया गया था। तो जो भी 6 साल से 6 महीने से 5 साल तक के बच्चे हैं, 6 मंथ टू 5 ईयर्स तक के जितने भी बच्चे हैं, उनको यहाँ पे जो माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम हो रही थी उसको कॉम्बैट करने के लिए ये मिशन परवरिश चलाया गया था असम के काचर डिस्ट्रिक्ट में। और इसको यहाँ पे ये स्कॉच अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे 2020 में एक न्यूट्रिशन मंथ भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। और इस प्रोग्राम में सोशो इकोनॉमिक अप्रोच के थ्रू माल नरिश्ड चिल्ड्रन जो है उनको यहाँ पे कॉम्बैट करवाया माल नरिशमेंट से इन्होंने। ठीक है, और यहाँ पे जो भी पावर्टी लाइन के बिलो फैमिलीज आती हैं उन पे स्पेशली ध्यान दिया गया। तो गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल सिविल बॉडीज, एनजीओज, बिजनेसमैन, ये सब कुछ सामने आए फॉर गिविंग द न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द चिल्ड्रन। तो यहाँ स्कॉच अवार्ड पता होना चाहिए, मिशन परवरिश क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए, और चिल्ड्रन के अंदर माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है, अभी भी आपने देखा होगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 आया था, इसमें पता चला कि जो चिल्ड्रन है, ठीक है, इनमें काफी ज्यादा स्टंटिंग है आज भी, काफी ज्यादा वेस्टिंग वाली प्रॉब्लम आज भी है। ठीक है, और स्पेशली आप देखोगे ना पूरे वर्ल्ड में तो सबसे ज्यादा इंडिया में ये प्रॉब्लम है। उसके अलावा एनीमिया की देखोगे, बात करोगे तो हमारे देश में 60% से भी ज्यादा बच्चे जो है एनीमिया के शिकार हैं। तो ये जो सब चीजें बताती है कि न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है हमारे देश में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, छोटा सा इशू है, 2 लाख मोर गवर्नमेंट जॉब्स, 2 लाख मोर गॉट जॉब्स इन 9 सेक्टर्स गवर्नमेंट सर्वे। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट का सर्वे हुआ है जिसका नाम है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। ठीक है, ये यूनियन लेबर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ये सर्वे कंडक्ट कराया है। और ये पता चला कि 9 सेक्टर्स हैं, 9 सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि 85% तक की जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिली है लोगों को। ठीक है, और ये ऐसे एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा लोग जो है काम करते थे। तो 2 लाख नई जॉब्स लोगों को मिली है इन 9 सेक्टर्स में, ये कहा है इस सर्वे ने जिसका नाम है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का सर्वे है। तो यहाँ पे देखो ये 9 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो एक है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा यहाँ पे आप देखोगे जॉब्स क्रिएट हुई हैं, लगभग 39% जितनी भी जॉब्स क्रिएट हुई हैं 2021 के इस क्वार्टर में, उसमें 39% की जो जॉब्स हैं वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। फिर एजुकेशन सेक्टर में है, हेल्थ में है, आईटी बीपीओ में है, ट्रेड में, ट्रांसपोर्ट में, फाइनेंशियल सर्विस, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन। तो याद रखना मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा है, फिर एजुकेशन में है, फिर हेल्थ में है, और सबसे कम जो है वो कंस्ट्रक्शन वाले एरियाज में है। ओके, इसके अलावा देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो रिपोर्ट है बेसिकली ये जुलाई से सितंबर तक के क्वार्टर को दिखाती है। ठीक है, जो 2021 वाला जो ईयर था उसमें जुलाई टू सितंबर वाला जो क्वार्टर है उसको दिखाती है। अभी इसमें और भी कुछ रिपोर्ट्स आने वाली है, जैसे कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, माइग्रेंट लेबर्स की एक रिपोर्ट आने वाली है कि कैसे क्या काम कर रहे हैं लेबरर्स। उसके अलावा डोमेस्टिक वर्कर्स को लेकर एक रिपोर्ट आने वाली है। ठीक है, तो ये सब रिपोर्ट्स ये अभी जो मिनिस्ट्री है वो लेकर आने वाली है, ये इन्होंने अनाउंस किया है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो 90% जो लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली है, जो सॉरी इस्टेब्लिशमेंट्स इन टोटल, ये 90% इस्टेब्लिशमेंट ऐसे हैं जो 100 से कम वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं, और 30% ऐसे हैं जो आईटी बीपीओ वाले जो कम से कम 100 के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, फीमेल वर्कर्स की बात करें तो फीमेल वर्कर्स का जो अमाउंट है वो बढ़ गया है, 32% फीमेल वर्कर्स आज की डेट में काम कर रही हैं अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे। और इसके अलावा जो रेगुलर वर्कर्स हैं वो भी 87% है, कैजुअल लेबरर्स जो है वो 2% ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डाटा है जो आप नोट डाउन कर सकते हो अपने मेंस के आंसर्स में कोट करने के लिए, स्पेशली ये वाला डाटा तो आप बिल्कुल कोट करना ही। ऑलराइट, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की, कजाकिस्तान इशू की बात करते हैं। तो देखो कजाकिस्तान का इशू हमने डिस्कस किया है पहले भी, लेकिन थोड़ा होलिस्टिकली यहाँ पर डिस्कस करते हैं, डेवलपमेंट्स भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं कजाकिस्तान एग्जिस्ट कहाँ करता है,
देखो आई एम सॉरी फॉर दिस मैप, मुझे जो मैप आपको दिखाना होता है ना जिसमें सब कुछ हो, उसमें ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंडिया को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। सो हमने थोड़ा सा इसको सही कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेंट्रल एशिया को, सेंट्रल एशिया में हमारा फोकस है कजाकिस्तान पे, पर उसके आसपास का भी हमको देखना है। पहले हम कजाकिस्तान को देखते हैं। तो देखो यहाँ सेंट्रल एशिया की नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है ये कजाकिस्तान। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूराल रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। लेक बालकश यहाँ पे है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेक बालकश। और जो अभी सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है ना आपको, जो प्रोटेस्ट वो देखने को मिल रहा है यहाँ अलमाती में। ओके, इसके अलावा इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पे देखो उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में ये अरल सी आती है जो बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी है आज की डेट में। फिर यहाँ पे है किर्गिस्तान। अच्छा देखो, उज्बेकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? यहाँ पे उज्बेकिस्तान का कैपिटल मेंशन नहीं है, चलो ठीक है। किर्गिस्तान का कैपिटल है यहाँ पे बिश्केक। इसके बाद तुर्कमेनिस्तान है अशगाबाद, और तजाकिस्तान है दुशानबे, ठीक है। अच्छा ये रहा ताशकंद है उज्बेकिस्तान का, तो ताशकंद, बिश्केक, दुशानबे और अशगाबाद, और यहाँ पे नूर सुल्तान। देखो इनका थोड़ा सा ऑर्डर आपको बताना चाहिए कि सबसे ऊपर नॉर्थ में आता है नूर सुल्तान, देन यहाँ पे बिश्केक आता है सेकंड नंबर पे, देन आता है ताशकंद, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग दुशानबे इसके बाद फोर्थ नंबर पे आ रहा है, और अशगाबाद इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आ रहा है। और इसके इस साइड पे कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी को सिर्फ दो कंट्रीज इसमें से टच करती है, एक है कजाकिस्तान, एक है तुर्कमेनिस्तान। और राइट, तो ये आपको कुछ मोटा मोटा पता होना चाहिए। रशिया के साथ ये काफी बड़ी बॉर्डर शेयर करता है कजाकिस्तान। और आगे बात करते हैं हम, यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखो कजाकिस्तान में क्या हो रहा है, कजाकिस्तान वैसे सेंट्रल एशिया की सबसे पीसफुल, सबसे ज्यादा स्टेबल कंट्री माना जाता था, इसीलिए काफी अनएक्सपेक्टेड प्रोटेस्ट ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो रेजाइम है वो ऑटोक्रेटिक रेजाइम है, डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो यूएसएसआर का इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके बाद जो छोटी छोटी कंट्रीज बनी थी, उसमें सबसे ज्यादा रिच कंट्री, सबसे ज्यादा रिसोर्स बेस्ड कंट्री, सबसे ज्यादा स्टेबल कंट्री जो है वो कजाकिस्तान थी, ठीक है। तो ये ज्यादा रिपब्लिक से भी ज्यादा, किसी भी रिपब्लिक से ज्यादा स्टेबल मानी जाती थी ये कंट्री। अब इसमें ऐसा क्या हुआ कि इतना ज्यादा प्रोटेस्ट होने लग गया? तो देखो 2 जनवरी को ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। इसको एक ट्रिगर पॉइंट इसका था कि यहाँ पे जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रिगर पॉइंट था। इस फ्यूल प्राइसेस के अंधाधुंध बढ़ने के चक्कर में यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुए, और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ते गए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, ये एक हाइड्रोकार्बन रिच कंट्री है, लेकिन यहाँ पे भी गैस के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे, और इसने यहाँ पे ट्रिगर कर दिया इस प्रोटेस्ट को। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे और भी पॉपुलर ग्रीवेंसेस थे जो लोगों के सामने आने लगे, ठीक है। अब ये पॉपुलर ग्रीवेंसेस में क्या क्या है? सबसे बड़ा जो रीजन है इसका वो है करप्शन, ठीक है, करप्शन है। उसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कि सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, और हर कोई यहाँ पे बोल रहा है रिजाइम चेंज के लिए, रिपब्लिक बनाने के लिए, स्ट्रगल ऑफ पावर जो है ये पूरा देखने को मिल रहा है कजाकिस्तान अलाइट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर ये सब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे रिजाइन करे, और गवर्नमेंट की जगह एक डेमोक्रेटिक, हम चाहते हैं एक हमारे पास डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो, डेमोक्रेटिक हमारे पास गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो इस सबको देखते हुए, यहाँ पे इन प्रोटेस्ट को देखते हुए, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि ये हमारे लोग नहीं है, ये टेररिस्ट हैं, और ये इनको फंडिंग मिल रही है बाहर से, ये जो है हमारे सिविलियन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये कहना है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट जो है कजाकिस्तान की, वो यहाँ पे उन्होंने कॉल किया रशिया को। तो हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे सीएसटीओ के बारे में भी डिस्कस किया था, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे कजाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कॉल किया, इनसे हेल्प मांगी, और इसके अंतर्गत रशिया ने यहाँ पे अपने कुछ 2,500 ट्रूप्स उतारे, और इनकी मदद से यहाँ की जो सिचुएशन है उनको संभाला। तो ये सीएसटीओ क्या है? सीएसटीओ बेसिकली एक एग्रीमेंट है, आप एग्रीमेंट समझ सकते हो, या फिर एक रशिया डोमिनेटेड सिक्योरिटी अलायंस समझ सकते हो। जैसे नेटो है ना, नेटो कैसा है, यूएस डोमिनेटेड है मिलिट्री अलायंस, यहाँ पे रशिया डोमिनेटेड ये मिलिट्री अलायंस है। इसके 6 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। और ये 6 मेंबर कंट्रीज का क्या मानना है, ये मानती है कि हमारे अगेंस्ट, अगर किसी भी एक कंट्री के अगेंस्ट बाहर से कोई भी अग्रेशन दिखाता है, तो ये माना जाएगा कि हम सभी कंट्रीज की तरफ वो अग्रेशन है, इसीलिए हम सभी उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो जैसे यूएसएसआर का यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हुआ था, वैसे ही यहाँ पे जो मेंबर स्टेट्स थे वो चाहते थे कि कोई कॉमनवेल्थ बने इंडिपेंडेंट स्टेट्स का, और एक इन्होंने म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन करी जिसका नाम दिया गया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। इसमें कहा गया कि हम यहाँ पे जो वर्सोवा पैक्ट है इसको हम रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे 2002 में ये ट्रीटी साइन की गई, डिफेंस डील एक तरह से समझ सकते हो, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है ये। आज की डेट में रशिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अर्मेनिया, बेलारूस और कजाकिस्तान,
ये 6 कंट्रीज हैं जो आज की डेट में इसके अंतर्गत आती हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है ये यहाँ पे फॉलो होता है। ये आइडिया फॉलो होता है कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। तो अगर किसी एक के ऊपर अटैक होगा तो ये माना जाएगा कि सब पे अटैक हुआ है, तो सब लोग आपको मिलके फिर यहाँ पे धोएंगे, बेसिकली ये चीज कही गई है। तो वन फॉर ऑल फॉर वन, ठीक है। तो ये नेटो वाला जो प्रिंसिपल है, सेम प्रिंसिपल यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कोई भी एक कंट्री यहाँ पे अग्रेसर का काम करती है हमारी किसी मेंबर कंट्री की तरफ, तो हम सभी कंट्रीज मिलके उसका यहाँ पे सामना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीएसटीओ अभी तक काफी इनएक्टिव रहा है, लेकिन अभी एक्टिव हुआ है जैसे जैसे आर्म सेल्स बढ़ने लगी इसके मेंबर्स के बीच में, ठीक है। इन्होंने अपनी एक पीस कीपिंग फोर्स भी यहाँ पे बनाई है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक रैपिड रिएक्शन फोर्स बनाई है। कभी भी कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत लगती है तो उसकी भी तैयारी इनके पास है, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, तो सीएसटीओ ने अभी तक क्या किया। तो यहाँ पे सीएसटीओ जो है वो दो कारणों से यहाँ पे इन्होंने इंटरवीन किया है। पहला तो ये कि रशिया यहाँ पे कंसर्न है इंस्टेबिलिटी के बारे में कंट्री की, क्योंकि रशिया को लगता है अगर देखो रशिया और कजाकिस्तान एकदम जो है नेबरर हैं और एक बड़ी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो रशिया को लगता है कि अगर कजाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, यहाँ पे अल्ट्रा नेशनलिस्ट का राइज होगा, तो ऐसे में रशियंस की जो एथनिक रशियन यहाँ पे रहते हैं उनको भी खतरा होगा, ठीक है। और यहाँ पे रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी जो कि फिर रशिया के लिए भी खतरा होंगी। जैसे हमको डर लगता है ना कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, अगर हमारे आसपास यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही है तो हमको डर लगता है कि इंडिया को भी इम्पैक्ट हो सकता है। वैसे ही रशिया को भी डर लगता है कि रशिया में भी इंस्टेबिलिटी आ सकती है बिकॉज ऑफ कजाकिस्तान, इसीलिए रशिया चाहता है कि कजाकिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। ओके। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो सीएसटीओ है, सीएसटीओ में जो ट्रूप्स भेजे हैं सीएसटीओ के अंतर्गत रशिया ने, वो यहाँ पे क्लियर मैसेज देते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का कलर रिवॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो कजाकिस्तान रिजाइम है, अब देखो दूसरा एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा ये है कि रशिया ने हेल्प करी कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान के ऊपर एक तरह का कर्ज हो गया रशिया का, ठीक है। तो कजाकिस्तान का जो ये कर्ज है वो लॉन्ग स्टैंडिंग मल्टी वेक्टर जो फॉरेन पॉलिसी है कजाकिस्तान की उसको मोल्ड करेगा। मतलब बेसिकली क्या है कि कजाकिस्तान अब थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएगा टुवर्ड्स रशिया, क्योंकि अगर रशिया के कारण ये जो प्रोटेस्ट है ये खत्म हो जाता है रशिया के भेजे हुए ट्रूप्स के कारण, तो रशिया को एक पॉजिटिव पॉइंट तो मिलेगा कजाकिस्तान की साइड से, और कजाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी होगी पूरी तरह से यहाँ पे डोमिनेटेड होगी बाय रशिया, ठीक है। तो ये भी एक चीज है। अब आगे क्या, तो आगे देखो ये है, देखना ये होगा कि प्रोटेस्ट इसमें खत्म होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज यूएस ने ये कही है कि यूएस ने बोला कजाकिस्तान को कि तुमने यहाँ पे रशिया को बुला तो लिया, लेकिन हम हिस्ट्री को देखते हुए बता रहे हैं कि एक बार रशियंस तुम्हारे घर के अंदर आ गए ना, फिर उनको बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो यूएस और रशिया के बीच में देखो अपना ही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो उसमें यूएस ने ये कहा है कि आपने इनको बुला तो लिया है अपने घर के अंदर, लेकिन यहाँ पे इनको बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। चाइना को भी यहाँ पे इनसिक्योरिटी हो रही है। देखो वैसे चाइना और रशिया अलाइज है, लेकिन चाइना ये सोच रहा है कि अगर रशिया का अच्छा खासा यहाँ पे प्रभाव बन गया तो हो सकता है चाइना एक बैकएंड पे आ जाए, और अभी चाइना कोशिश कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत यहाँ पे कजाकिस्तान को साथ में लेकर चलने की, ठीक है। तो ये पूरा इशू था इंटरनेशनल रिलेशन से रिगार्डिंग। इसमें एक डेवलपमेंट और हुआ है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कू बिट डिफीटेड रशियन ट्रूप्स टू लीव। तो यहाँ पे ये कहा है यहाँ के प्रेसिडेंट ने कि यहाँ पे कू होने की चांसेस लग रही थी, चांसेस चल रही थी, मतलब बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो मिलिट्री है वो यहाँ पे तख्ता पलट करने की कोशिश कर रही थी, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रही थी, और इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है कजाकिस्तान की जो यहाँ पे फोर्सेस हैं और रशिया के जो ट्रूप्स हैं उनके थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे रशिया को थैंक यू कहते हुए कजाकिस्तान ने कहा है कि चलो ठीक है अब आपका काम हो गया, अब आप जा सकते हैं। रशिया ने भी कहा कि ठीक है अब हम यहाँ से जाएंगे, हम जो यहाँ पे 2000-2500 ट्रूप्स लेकर आए थे इनको लेकर हम वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा डेवलपमेंट आगे हुआ है। आगे बात करते हैं, देखो नो वन शुड इंटरफेयर इन चाइना लंका टाइज। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कल भी एक आर्टिकल देखा था जिसमें हमने देखा था कि चाइना जो है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर श्रीलंका गए हुए हैं। श्रीलंका वालों ने उनसे बोला कि आप हमको थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा हमारी रीस्ट्रक्चरिंग कर दो डेट की, क्योंकि इतना डेट हम नहीं चुका पाएंगे। हमने देखा था कि किस तरह से श्रीलंका जो है वो चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी में फंस चुका है, ठीक है। अभी आगे इसको लेकर और बात हुई तो यहाँ पे चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। बेसिकली उन्होंने इंडिया की तरफ इशारा करते हुए ये चीज कही है, और इन्होंने कहा है कि हमारे बीच में तो फ्रेंडली रिलेशन है, ठीक है। हम अपने जो कंट्रीज हैं उनको प्रॉपरली डेवलप कर रहे हैं, हम तो
यहाँ पे श्रीलंका को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है कि हम किसी भी थर्ड पार्टी को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन थर्ड पार्टी कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगी, बेसिकली इन्होंने इंडिया की तरफ इशारा करते हुए कहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये भी है यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक चाइनीज कंपनी के बारे में कहा है कि यहाँ पे जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट यहाँ पे श्रीलंका को मिल रहा था पहले, वो मालदीव्स में शिफ्ट हो गया है। क्यों? अब यहाँ मालदीव्स में शिफ्ट हुआ, इसके बाद यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न भी है, क्योंकि मालदीव्स जो है वो फॉरेन पॉलिसी की दृष्टि से अगर आप देखो तो थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड है। आज की जो गवर्नमेंट है मालदीव्स में, वो थोड़ी सी ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स इंडिया। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी कंसर्न ये भी है चाइना को, इसीलिए चाइना थोड़ा सा दबाव बना के चल रहा है इन सभी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने, चाइना ने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि इंडिया ने एक टाइम पे ऑब्जेक्ट किया था कि चाइना का जो प्रोजेक्ट है श्रीलंका में 3 आइलैंड्स में चाइना का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अगेंस्ट इंडिया ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया था। अभी वही चीज इंडिया मालदीव्स में भी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसको लेकर ये चाइना का कहना है। ठीक है, अब चाइना को लगता है कि हर कोई इनके जैसा ही है, तो हमको भैया हम तो अपना सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे ना। अभी देखो 5 नेशन टूर पे गया था चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे कई सारे पैक्ट्स भी साइन करे। अभी देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो आपको देखने को मिलेगी, वो ये सारी चीजें तो हम देख चुके हैं कि चाइना ने बोला कि हम यहाँ पे आपका कोलंबो पोर्ट डेवलप कर देंगे, हम बनटोटा पोर्ट डेवलप कर देंगे। आरसीईपी, आरसीईपी क्या है? आरसीईपी का फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आरसीईपी बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना ने श्रीलंका को बोला कि आप आइए, आरसीईपी का भी फायदा उठाइए, हमारा जो वास्ट मार्केट है उसमें अपना सामान बेचिए और अपने जो भी इकोनॉमिक रिकवरी करनी है आप उससे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे कही गई है, वो ये कि यहाँ पे एक फोरम बनाने की बात की गई है। ठीक है, फोरम ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ओशन आइलैंड कंट्रीज। तो चाइना ने बोला हम यहाँ पे एक फोरम बनाएंगे इंडियन ओशन आइलैंड कंट्रीज की, क्योंकि हमने देखा कि आप सभी का जो सिनर्जी है, जो डेवलपमेंट है, वो लगभग सेम है। आप सभी की कॉमन नीड्स है, कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं, फेवरेबल कंडीशन सबके सेम है, डेवलपमेंटल गोल सबके सेम है। इसीलिए यहाँ पे हमारी जो पॉलिसी होगी आप सभी की तरफ एक जैसी होगी। हम यहाँ पे एक फोरम बनाएंगे इंडियन ओशन कंट्रीज के लिए। ये जो है ना बिल्कुल मिलता जुलता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है हमारे, उनका सागर इनिशिएटिव जो है उससे मिलता जुलता है। तो सागर इनिशिएटिव क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। सागर विजन जो है बेसिकली 2015 में हमारे मोदी जी लेकर आए थे। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो यहाँ पे बेसिकली बात ये हुई कि इंडियन ओशन रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ हम मिलके मैरिटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, मैरिटाइम कॉमन एंड कोऑपरेशन जो है ये इंश्योर करेंगे। तो बेसिकली इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन करने की बातचीत थी मैरिटाइम नेबर्स के बीच में। ठीक है, सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की बात थी, और इंडिया ने बोला कि हम यहाँ पे कोऑपरेट करेंगे इंफॉर्मेशन के टर्म्स में, सर्विलेंस के टर्म्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में और कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो कुल मिला के ये चाहते थे, हम चाहते थे कि इंडियन ओशन रीजन में जितने भी हमारे नेबर्स हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको हम यहाँ पे साथ में लेके आए और ऐसा एक इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करें, उसको साथ में कोलैबोरेटिव और इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस करें, जिससे हमारे बीच में जो रिलेशन है वो सुधरे, जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स का सभी कंट्रीज को एक साथ फायदा मिले। ठीक है, तो सागर इनिशिएटिव बेसिकली ये था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इंडियन ओशन की जो भी हमारी नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा कोऑपरेशन बढ़ाने की तरफ एक इनिशिएटिव है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस पुल आउट ऑफ कृष्णा वाटर केस। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है। अब ये जो न्यूज है ना, ये एक तीर से हम दो निशाने करेंगे यहाँ पे। एक तो हम यहाँ पे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के बारे में जानेंगे, और इसको हम एथिक्स से भी रिलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, उन्होंने यहाँ पे, उनको यहाँ पे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट को यहाँ पे सुनना था, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग प्रोसीडिंग होनी थी। उसमें 2 जजेस ने अपना नाम हटा लिया है, रिक्यूज कर लिया है खुद को यहाँ से। अभी क्यों किया है ये मैं आपको बताऊंगी, पहले हम कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के बारे में देखते हैं। पहले कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो है रिवर वाटर डिस्प्यूट है, आर्टिकल 262 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इससे डील करता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इससे डील करता है आर्टिकल 262 का। उसके बाद कृष्णा रिवर को देख लो थोड़ा सा, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग मतलब कि इस तरह से फ्लो करती है। ठीक है, इस तरह से फ्लो करेगी, महाबलेश्वर से ये स्टार्ट होती है, ओरिजिन होती है, और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ये आप देख सकते हो, यहाँ से ये शुरू होती है। ठीक है, और यहाँ पे जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में। और महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी कंट्री सभी स्टेट से ये फ्लो करती है। साथ में इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, सब मिलके एक बहुत बड़ा वास्ट बेसिन बनाती है। लगभग 33% जो है टोटल एरिया इन चारों स्टेट्स का कवर कर देती है कृष्णा रिवर अकेला। ठीक है, प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी? घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। देखो नाम बहुत अच्छे से याद रखना ट्रिब्यूटरीज के। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है, रिवर्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी, ये
इसकी ट्रिब्यूटरीज है। इसके अलावा यहाँ पे एक जो बेसिन है वो मेजरली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न बॉर्डर के अलावा आप देखोगे अनब्रोकन लाइन देखने को मिलेगी आपको वेस्टर्न घाट्स की, तो वहां से ये निकलती हुई देखने को मिलती है। यहाँ पे कई सारे सॉइल टाइप्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियम सॉइल, मिक्स्ड सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, ये सब सॉइल्स आपको यहाँ पे इस पूरे जो रिवर बेसिन है उसमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप रिवर बेसिन में भी देख पा रहे होगे, ये भीमा रिवर है, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी कोयना है, घटप्रभा है, कृष्णा तो मेन है ही, मालप्रभा, तुंगभद्रा, वरदा, वेदवती, तुंगा, ठीक है। इसके अलावा ये देखो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, ये याद रखना नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है कृष्णा रिवर के ऊपर। ये देखो भीमा है, ठीक है, तो भीमा इसकी ट्रिब्यूटरी है। श्री साइलम जो प्रोजेक्ट है वो भी कृष्णा रिवर के ऊपर है। मुन्नेरू जो प्रोजेक्ट है ये भी कृष्णा रिवर के ऊपर है, तो ये सब आपको याद रखना है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। देखो डिस्प्यूट क्या हुआ, तो बेसिकली देखो जब शुरुआत थी तो शुरुआत में हैदराबाद और मैसूर स्टेट्स के बीच में ये डिस्प्यूट था कि कैसे कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है रिवर वाटर का। फिर धीरे धीरे आगे बात बढ़ी, इंडिपेंडेंस आई, कंट्री में स्टेट्स डिवाइड हुए, तो यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट हुआ कि कैसे हम इसको शेयर करेंगे पानी को। तो 1969 में एक कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाई गई। ये ट्रिब्यूनल ने बोला, ये ट्रिब्यूनल बनाई गई थी किसके अंतर्गत, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत। 56 का ये एक्ट था। इन्होंने रिपोर्ट दी 73 में। इन्होंने बोला कि जो टोटल पानी है 2060 टीएमसी जो पानी है उसको हम 75% डिपेंडेबिलिटी में तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बाद में ऑर्डर रिवाइज हुआ, नए ग्रीवेंसेस बीच में आए, ठीक है, स्टेट्स के बीच में नए ग्रीवेंसेस उठ के आए, तो 2004 में फिर से ये जो डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है ये बन के आई और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 2010 में। इसमें इन्होंने कहा कि कुछ पोर्शन महाराष्ट्र के पास जाएगा, कुछ जाएगा कर्नाटक के पास, कुछ जाएगा आंध्र प्रदेश के पास। तो सरप्लस पानी जो था उसको भी इन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि फिर तेलंगाना सेपरेट स्टेट बना 2014 में। अब तेलंगाना सेपरेट स्टेट बना तो आंध्र प्रदेश ने बोला कि आप यहाँ पे तेलंगाना को एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करो और फिर से यहाँ पे जो ऑर्डर है आपका उसको रिवोक करके एक नया ऑर्डर पास करो, जिसमें अब आप तीन नहीं, अब आप चार स्टेट्स को यहाँ पे मानो, क्योंकि ऐसा लग रहा था आंध्र प्रदेश को कि हमारे तीन स्टेट्स ही यहाँ पे माने जा रहे हैं, इस हिसाब से आंध्र प्रदेश को और तेलंगाना को कम पानी मिल रहा है, ठीक है। अगर हम अलग अलग एंटिटीज के फॉर्म में यहाँ पे शामिल होंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा पानी मिलेगा, ये चीज है जो आंध्र प्रदेश सोच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है बेसिकली अभी तक भी ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है वो अटका हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ग्रीवेंस, ठीक है। अब कर्नाटक क्या बोल रहा है, कर्नाटक बोल रहा है कि भैया आपने जो 2010 में ऑर्डर दिया था वो आपने बोला था 40 साल तक के लिए यहाँ पे एनफोर्सेबल रहेगा, यानी कि 2050 तक एनफोर्सेबल रहेगा। तो कर्नाटक के पास जितना पानी आपने अभी अलोकेट किया है वो 2050 तक है, ठीक है, उसके बाद का अभी हमको पता नहीं है। तो हम यहाँ पे डैम्स वगैरह, हमको इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं, तभी तो हम इसका फायदा उठा पाएंगे। अभी तो पानी पूरा वेस्ट हो रहा है क्योंकि हम इसके ऊपर डैम्स बना नहीं पा रहे। जब तक ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं आता तब तक हम इसके ऊपर डैम्स नहीं बना सकते, ये कहा है कर्नाटक ने। तो कर्नाटक ने बोला कि देखो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का तो अपना इशू है, मैं क्यों इनमें पिसाऊं, ठीक है। तो कर्नाटक बेसिकली ये बोल रहा है कि आप ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर निकाले, मुझे ये परमिशन दे कि मैं यहाँ पे अपना जो भी डैम्स इरिगेशन प्रोजेक्ट्स मुझे बनाने वो मैं बना सकूं, क्योंकि धीरे धीरे इनका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, मेरे पास से टाइम भी जा रहा है, तो मुझे इसका फायदा कुछ नहीं मिल रहा है, ये चीज कर्नाटक कह रहा है। तो इन सब के बीच में ये इश्यूज चल रहे हैं, किस किस के बीच में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इनके बीच में, इन चार के बीच में ये इश्यूज चल रहे हैं। ओके, अब देखो इसके अलावा हम देखते हैं इशू। अब यहाँ पे जो न्यूज थी वो क्या थी, यहाँ पे न्यूज ये थी कि यहाँ पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इनके बीच में कृष्णा रिवर वाटर का जो डिस्प्यूट है वो चल रहा है। इसको लेकर यहाँ पे एक हियरिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस, DY चंद्रचूड़ जी और एक तो AS बोपन्ना जी, इन्होंने रिक्यूज कर दिया है अपने आप को। इन्होंने बोला कि हम यहाँ से अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है हम थोड़े से बायस्ड हो जाएं वाइल टेकिंग द डिसीजन, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, यहाँ पे पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने अपने आप को इस केस से रिक्यूज कर लिया है। अब यहाँ पे आता है हमारा एथिक्स डोज सामने। एथिक्स डोज में हम आज देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन होती कब है, जब कि आपका जो एक्चुअल या अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिले पब्लिक ड्यूटी और प्राइवेट इंटरेस्ट के बीच में। मान लो कि आप कोई पर्सन हो, जैसे कि यहाँ पे जो जजेस हैं, ठीक है, जजेस जो हैं वो अगर यहाँ पे प्रोसीडिंग लेते, ठीक है, तो यहाँ पे उनको देखने को मिलता है कि एक पार्टी तो उनका खुद का होम स्टेट है,
ठीक है, बाकी दूसरी पार्टीज अलग हैं, तो उनका एक इंक्लिनेशन होम स्टेट की तरफ होता, और अगर नहीं भी होता ना, तो लोगों को क्या लगता है कि इनका इंक्लिनेशन होगा ही होगा। तो एक तो अपेरेंट भी हो सकता है ये, और एक्चुअल भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में जब आपका पर्सनल इंटरेस्ट और पब्लिक ड्यूटी साथ में मिले, आपके साथ में कॉन्फ्लिक्ट में हो, तो वो होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो ऑफिशियल है, उनका प्राइवेट इंटरेस्ट जो है वो इम्प्रॉपरली इन्फ्लुएंस कर सकता है उनकी पब्लिक ड्यूटी को। तो यहाँ पे जजेस को ये था, जजेस ने ये सोचा कि हो सकता है कि हम थोड़े बायस हो जाएं अपने होम स्टेट की तरफ, इसीलिए हम इस केस को नहीं सुनेंगे, हम अपने आप को यहाँ से अलग करते हैं। दूसरा रीजन ये भी था कि इनको लग रहा था कि मान लो हम बायस नहीं भी होते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट जो है वो जुडिशरी में हिल जाएगा अगर हम इस केस को सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ से बिलोंग करते हैं और हम ही इस केस को सुन रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली पब्लिक ट्रस्ट को खत्म करता है, कम करता है, कॉन्फिडेंस को खत्म करता है इंटीग्रिटी में और इम्पार्शलिटी में ऑफ द पब्लिक फंक्शनरीज। समझ गए? तो यहाँ पे इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केसेस चल सकते हैं। आप मुझे यहाँ पे अपना एक एग्जांपल देना कि आपने कहाँ आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मान लो कि एक अभी शायद पिछले साल ही एक केस आया था, जिसमें हमारे जो सीजीआई हैं, उनके अगेंस्ट एक लड़की ने यहाँ पे कुछ तो भी यहाँ पे एलिगेशंस लगाए थे। तो उस एलिगेशंस को सुनने के लिए इन्होंने बोला कि मैं ही यहाँ पे इन एलिगेशंस की प्रोसीडिंग पे ये खुद यहाँ पे इसको चेयर कर रहे थे, इसकी प्रोसीडिंग्स को। तो यहाँ पे इस इशू पे भी ये चीज उठी थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है यहाँ पे जो जज है, उनको यहाँ पे रिक्यूज कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपना ही केस कैसे सुन सकता है। एक और केस मान लो, यहाँ पे मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन जो है मान लो कि ये एक बहुत बड़ा, मान लो ये डीएम है, ठीक है। इन डीएम की जो बेटी है वो किसी स्कूल में पढ़ती है, और इस स्कूल में इनको चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे डांस कंपटीशन में जज करने के लिए बुलाया गया है। इस डांस कंपटीशन में इनकी बेटी ने भी हिस्सा लिया है, तो क्या ये इसको एकदम इम्पार्शलिटी के साथ जज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हो गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपकी पर्सनल इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है और आपकी पब्लिक ड्यूटी भी है, तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसे में करना क्या चाहिए आपको? ऐसे में आपको रिक्यूज करना चाहिए, जैसे कि हमारे जजेस ने किया अपने आप को इस केस से, जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट वाला जो केस है ना, उससे जैसे रिक्यूज किया, वैसे ही एक पब्लिक ऑफिशियल को अपने आप को रिक्यूज करना चाहिए ऐसे केसेस में, या फिर पहले से बता देना चाहिए कि देखो भैया ऐसा ऐसा केस है, तो आगे आप बताओ कि हम क्या करें। ऑलराइट, तो देखो ये था हमारा एथिक्स डोज आज का। बाकी आगे की जो आने वाला एक एडिटोरियल जो हमारा बचा है, उसको हम देखेंगे कल। So that was all for today. Thank you for watching and have a very good day.